हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्नर्स विलेज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड्स के जो प्रिकॉशंस हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस किया है। आज के वीडियो में हम प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड और रिकॉन्सिलिएशन ऑफ ऑल द थ्री मेथड्स, तीनों मेथड का हम रिकॉन्सिलिएशन पढ़ेंगे, तीनों ही मेथड के फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। क्या क्या प्रिकॉशंस है? प्रिकॉशंस का मतलब ये है कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करें तो उसमें हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी है, या क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। तो ये तीसरा मेथड है, लास्ट मेथड है। इससे पहले दोनों मेथड के हम प्रिकॉशंस पढ़ चुके हैं। तो प्रिकॉशंस कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं 3 या 4 मार्क्स में। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो ये ऑल द 5 प्रिकॉशंस यहाँ पे लिखे हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर उनको ज़्यादा कर दिया जाए तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मेजर जो प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिकॉशंस क्या हैं, तो आप उनमें ये मेंशन करेंगे। इसके अलावा ये कहाँ हेल्प करेगा आपको? जब नेशनल इनकम कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, वहाँ पे भी ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में। तीसरी चीज़ कभी कभी आती है, क्या चीज़ इंक्लूड होती है, क्या इंक्लूड नहीं होती है। कुछ आइटम्स एग्जाम में आप देखो, क्वेश्चन पेपर में कुछ आइटम्स दिए होंगे, ये इंक्लूड होगा या नहीं इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न भी लिखना होता है। तो इस तरह से 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें और याद कर लें। ऑलराइट, अगर कुछ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मुझे याद आ गया अभी, मतलब कोई याद नहीं रहता है तो आपका स्क्रीनशॉट रह जाता है। ऑलराइट, सो पहला क्या है इसमें प्रिकॉशन? हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहले ये तीनों ही मेथड के जो प्रिकॉशंस हैं उसमें कुछ टर्म्स हैं बिल्कुल कॉमन है। तो उन टर्म्स को आप कॉमन वालों को फाइंड कर लीजिए और उन कॉमन टर्म्स को सबसे पहले याद कीजिए कि कोई भी मेथड का प्रिकॉशन लिखने को आएगा तो वो तो आपको लिखने ही है। ऑलराइट, तो आप पहले क्या कीजिए कि कॉमन वाले फाइंड कर लीजिए। आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ से देख लीजिए। ऑलराइट, पहला है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, ये प्रिकॉशन हमने पहले मेथड में भी हमने पढ़ा था, वैल्यू एडेड मेथड में। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ऑलराइट, जब हमने, और तभी हमने पढ़ा था जब इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स को हमने पढ़ा था। फाइनल गुड इंक्लूड होती है, इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ पर अगेन हम इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं करेंगे। रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न लिखेंगे कि बिकॉज, अगर रीज़न वाले में आता है प्रिकॉशन में, आप डायरेक्टली लिखेंगे, डायरेक्टली ये लिख करके इसमें लिख देंगे बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स आर मर्ज्ड, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज मर्ज्ड विद द फाइनल गुड। फॉर एग्जांपल ये मेरा शर्ट है, ठीक है, ये मेरा शर्ट है। ओके, शर्ट मैं बना रहा हूँ जैसे तैसे, ठीक है, ये शर्ट हो गया। ओके, तो इसमें क्या है, कॉटन जो है, कॉटन यूज हुई है एज ए इंटरमीडिएट गुड। तो अगर ये 100 रुपए का है शर्ट और इसमें 50 रुपए की कॉटन है, तो 100 रुपए ही हम उसमें ऐड करें, ना कि ये 50 100 प्लस 50 नहीं करेंगे, कि वो ऑलरेडी 50 इसमें इंक्लूडेड है। शर्ट अकेले 100 का नहीं हुआ है, बहुत चीज़ें मिला करके शर्ट 100 बना है फाइनल। ओके, तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसे ही ऐड करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं। तो हाँ, इसमें रीजन यही लिख देंगे कि इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड। दैट्स ऑल। राइट, नेक्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये आप इनकम मेथड में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर इनकम और जो ट्रांसफर पेमेंट जो हम आपको पढ़ा रहे थे, और फैक्टर पेमेंट, तो उसमें हमने पढ़ा था फैक्टर पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती है। अगेन हम वही चीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं कि ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। कौन कौन होते हैं ट्रांसफर पेमेंट? जैसे कि हो गया आपका पॉकेट मनी हो गया, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ओके, ओल्ड एज पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गई, ठीक है। और इस तरह की क्या होती हैं, ये क्या है, ये है ट्रांसफर पेमेंट्स। इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता है? क्योंकि इनके एवज में, इनके बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस या गुड प्रोवाइड नहीं की जाती है, केवल इनको पे कर दिया जाता है, फ्री में पे कर दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये हो गया ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट आते हैं परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगी, ये भी इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स वैल्यू एडेड मेथड में, सेकंड हैंड गुड्स का मतलब कोई पुरानी गुड्स जब परचेज की जाएगी तो उसमें जो एक्सपेंडिचर होगा वो नेशनल इनकम या जो भी हमारा मेथड है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न क्या है? क्योंकि जो सेकंड हैंड गुड है वो पहले
एक बार उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी है, अब वापस से हम उसे ऐड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि उस सेकेंड हैंड गुड को सेल और परचेज करने में अगर कोई कमीशन जनरेट हुआ है, अगर कोई ब्रोकरेज वैल्यू जनरेट हुई है, तो उसे इंक्लूड किया जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे कि आप इस समय देखते हो सेकेंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज करने का एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है OLX, तो उस पर जो भी अर्निंग से भी सेलिंग होती है वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन OLX जो पैसा ले रहा है, कुछ परसेंट पकाड़ रहा है दोनों साइड से, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बहुत ही छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखें। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इज परचेजेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। परचेज, जो फाइनेंशियल एसेट परचेज करने पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। फाइनेंशियल एसेट्स मींस कौन कौन से? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। शेयर्स क्या होते हैं आपको पता है? हमको पता है कि जो भी कोई भी कंपनी होती है उसकी जो हिस्सेदारी होती है, जितने परसेंट जिसके पास शेयर होगा उसी के रेशियो में उसे प्रॉफिट या लॉस होगा जो भी कंपनी को होता है, ठीक है। तो ये शेयर्स होते हैं। इसके अलावा डिवेंचर्स, डिवेंचर्स क्या होते हैं? कोई भी कंपनियां जब लोन लेती हैं किसी से तो वो डिवेंचर्स जारी करती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जो भी लोन लिया जाता है, कंपनियां जब लोन लेती हैं तो वो कुछ पेपर पे लिख, डिवेंचर का मतलब एक पेपर होता है, चेक जैसा पेपर होगा, उस पर लिख करके कि हाँ आपको 2 साल के लिए हम आपसे लोन ले रहे हैं जिसमें हम आपको 10%, 5%, 7% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो वो होता है डिवेंचर्स, पेपर होते हैं। इसी तरह से पेपर ही होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं। बॉन्ड्स में क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लिया जाता है, कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म, कंपनी या गवर्नमेंट भी बॉन्ड जारी करती है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है, तो क्या करती है? आपको इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और आपको पेपर पे लिख के दे दिया, आप हमको 10 लाख दो, 10 लाख का हमने बॉन्ड जारी कर दिया आपको, और 10 साल में आपको हम 15 या 20 लाख देंगे, नहीं बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे उसका डबल नहीं करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा वापस करेंगे। तो ये हो गया बॉन्ड्स। तो इनको क्या होगा? इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि केवल टाइटल चेंज हो रहा है। बॉन्ड किसके पास थे? उसने आपको दे दिया, केवल टाइटल चेंज हो रहा है। यहाँ पे कोई प्रोडक्शन गुड्स या सर्विस का नहीं हो रहा है। इसी तरह से शेयर्स और डिवेंचर्स में भी। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड। सिर्फ ये इंक्लूड हो रहा है 5 में से, केवल 5th वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो क्या है यहाँ पे? एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड। तो इसको हम नेशनल इनकम में भी पढ़ चुके हैं और इनकम मेथड में भी पढ़ चुके हैं कि जो अपने सेल्फ प्रोडक्शन के लिए जो होता है, तो वहाँ पे हमने 2 पढ़े थे, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स जो होंगी वो इंक्लूड होती हैं, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, जो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस होती हैं। तो गुड्स जैसे गुड्स इंक्लूड होगी, जैसे कि कोई फार्मर है तो उसने 10 क्विंटल्स प्रोड्यूस किया, अपने व्हीट प्रोड्यूस किया, 5 क्विंटल्स उसने अपने पास रख लिया खर्चा खाने के लिए, और 5 क्विंटल्स उसने मार्केट में सेल कर दिया। तो उससे क्या होगा? हमको केवल 5 क्विंटल जो मार्केट में सेल किया है वो नहीं ऐड करना है, बल्कि जो घर में खा लिया है उसे भी ऐड करना है। यानी कि गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। तो ऐसे फार्मर के अलावा बहुत लोग हो सकते हैं, जैसे कोई बाइक कंपनी, जैसे 4 व्हीलर बना रहा है, तो 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, सपोज मारुति है या सुजुकी है, ठीक है। तो उन्होंने अपने लिए कंपनी कोई बाइक बनाई है, कोई 4 व्हीलर बनाई है, तो उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, भले ही वो खुद यूज़ कर रहा है, मार्केट में सेल नहीं किया है। इसके अलावा ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज जो होंगे उनकी वैल्यू भी इंक्लूड होगी। उनको एस्टिमेट किया जाएगा कि जैसे हम आप घर में रह रहे हैं तो इसमें इसका रेंट अगर रखा जाए तो कितना होगा, ठीक है। तो वो भी एस्टिमेटेड वैल्यू उसकी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इज फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। ये बहुत बड़ा टर्म लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो नॉन प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, जैसे कि NGOs होते हैं, ठीक है। तो वो काम करते हैं और वो कंज्यूमर सर्विसेज अवेल कराते हैं हाउस होल्ड्स को। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखो गर्मियों में बहुत सारे लोग, कोई शरबत पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई और बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो खर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो उस पर किसी का एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा है लोगों का, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो इसलिए उस इंस्टीट्यूशन का जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करने में, वो इंक्लूड होगा। इसी तरह से आप सर्दियों में देखोगे बहुत सारे लोग कंबल बांट रहे हैं या और सारी चीज़ें, चाय पिला रहे हैं लोगों को, या और कोई सर्विस दे रहे हैं, अलाउ चला रहे हैं। तो ये अगर कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो वो क्या होगा? वो इंक्लूड होगा, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू इंक्लूड होगी, उसका जो भी एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, प्रिकॉशंस हो गए, ऑल 5 प्रिकॉशंस आर देयर। आप सब अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल द 3 मेथड, तीनों ही मेथड का हम रिकंसिलिएशन करेंगे। तो इसका आप जो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले सकते हैं।
ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रिकॉन्सिलिएशन ऑफ ऑल द थ्री मेथड। जो तीनों मेथड है उनका एक बार एक साथ रख करके हम तीनों मेथड को देखेंगे, किसमें क्या चीज़ें प्लस माइनस या क्या उसका फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है, वो तीनों हम डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ थ्री मेथड्स में पहला, जैसे कि हमें पता है कि वैल्यू एडेड मेथड है, तो वैल्यू एडेड मेथड में हमें पता है हमने जो पढ़ा था वो तीनों ही प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों ही सेक्टर जो हैं उन तीनों का हम GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर हम फाइंड कर लें और तीनों का सम अप कर दें तो हमें मिलेगा GDP MP। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था GVA MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये पढ़ा था ना, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो क्या आता था? GVA MP। तो इसी तरह से तीनों ही सेक्टर का अलग अलग अगर हम कर लें, तीनों ही सेक्टर का अलग अलग अगर हम GVA MP निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरी इकोनॉमी का GVA MP मिल जाएगा। और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP का मतलब ही होता है GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऑलराइट, तो तीनों ही सेक्टर का हम ऐड कर लें, ये मेथड हमने डिस्कस किया था ये, और इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया। नेक्स्ट GDP MP से अब हमें डोमेस्टिक इनकम अगर बनाना है, देखिए ज़्यादातर तीनों ही मेथड में आपसे या तो डोमेस्टिक इनकम पूछा जाएगा या नेशनल इनकम पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस मेथड को यूज करने से कौन सा एग्रीगेट आता है। जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड को यूज करने से GDP MP आता है, GDP MP आता है, और एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करने से भी GDP MP आता है, ठीक है। इससे भी केवल ये एक मेथड है इनकम मेथड, जिससे कि NDPFC आता है, NDPFC, जिसको कि हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए उसमें क्या प्लस माइनस करेंगे। सपोज GDP MP में क्या प्लस माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम बनेगा, और क्या प्लस माइनस करेंगे तो नेशनल इनकम बनेगा। तो GDP MP में अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो G का N बन जाएगा, ठीक है, और NIT डायरेक्ट टैक्स अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या है? मार्केट प्राइस हमारा फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो ये बनेगा NDPFC। NDPFC को ही हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अगेन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि NDPFC को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हम NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम, यानी कि NNPFC, NNPFC बन जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आइए इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है? इनकम मेथड सभी की इनकम ऐड करना है, तो हमें पता है रेंट इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड फीस इनकम, ये सब हम ऐड कर देंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐड कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा NDPFC। यहाँ पे देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, तो ये हमारा बनता है NDPFC, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम आ जाती है यहाँ से, इस मेथड से, केवल इनकम मेथड से, ठीक है। तो उसमें हम प्लस NFIA कर देंगे तो हमारा NNPFC बन जाएगा, यानी कि नेशनल इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकम मेथड। अब हमारा तीसरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड अभी हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया, इसको प्रिकॉशंस डिस्कस किए थे इसी वीडियो में। उससे पहले हमने इस मेथड को डिस्कस किया था। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो क्या हो गया? PFC। ओके, नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, GFC। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, G ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, और नेट एक्सपोर्ट एंड नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट तो लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो ये क्या है? इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है GDP MP। GDP MP में हम क्या प्लस माइनस करेंगे कि हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाए, तो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, तो हमें मिल जाएगा NDPFC, NDPFC मिल जाएगा, जिसको कि हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। ऑलराइट, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल बनाने के लिए हम NFIA ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? नेशनल इनकम, यानी कि NNPFC। बस ये हो गया हमारा तीनों ही मेथड का रिकॉन्सिलिएशन, या तीनों ही मेथड का एक बार फिर से हमने समझ लिया है कि इसमें क्या होता है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। इन तीनों ही मेथड के कुछ 4 या 5 न्यूमेरिकल हम जो डिफिकल्ट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और वन मोर थिंग कि हम ये संदीप गर्ग की बुक को रिफर कर रहे हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप वहाँ से देख लीजिए, तो उनको हम सॉल्व करेंगे, उनके सॉल्यूशन आप देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। इस मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इस चैप्टर से केवल न्यूमेरिकल, ज़्यादातर 99% न्यूमेरिकल आता है, तो आप न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल को करने से पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, अदरवाइज वो डिफरेंट
नाम से वहाँ पे कंपोनेंट रखेंगे, डिफरेंट तरीके से कंपोनेंट रखेंगे, ज़्यादा कंपोनेंट रख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, समझिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हर एक मेथड के लिए आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, और आपके जो सॉल्यूशंस गिवन है उनको सबको पढ़ लीजिए अच्छे से, और 20 क्वेश्चन आप ये कर लीजिए, सॉल्यूशन वाले कर लीजिए, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने या इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर CBSE आपसे नहीं पूछेगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।